चलिए हमारे हैं कक्षा 10 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। ये प्रश्नावली ऐच्छिक है ना, आपकी इच्छा करे तो हल कर लीजिए, है ना। बाकी यहाँ पर नीचे दिया गया है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। इस प्रश्नावली के प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, बस ये प्रश्नावली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। यहाँ पे शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि पहले हम लोग को सिद्ध करना है ना कि यहाँ पर जो तीनों संख्याएं दी गई त्रिघात बहुपद है, यहाँ पे 3 शून्यक आपको दिया गया है। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ कि उसके शून्यक है। यहाँ पे जो भी हम लोग का त्रिघात बहुपद दिया गया है ना, यहाँ पे जो दी गई संख्या यह है 1/2। पहले प्रश्न के लिए 1/2 यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे ऋण 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि पहले सिद्ध करिए कि ये तीनों इस बहुपद के शून्यक है, त्रिघात बहुपद के। अच्छा, शून्य कब होंगे? जब हम लोग यहाँ पे 1/2 यहाँ पे x के स्थान में इस बहुपद में प्रतिस्थापित करेंगे तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य आ जाएगा। 1 भी प्रतिस्थापित करेंगे तो पूरा बहुपद को शून्य आना चाहिए। ऋण 2 भी प्रतिस्थापित करें तभी भी शून्य आना चाहिए, ठीक है। जब शून्य आ जाएगा तभी हम लोग कहेंगे कि यह जो दी गई संख्या है इस बहुपद के लिए, यह जो तीनों संख्याएँ दी गई ये क्या है? इस बहुपद के शून्यक है। और यहाँ आगे हमें दिया गया ना, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, है ना। देखिए द्विघात बहुपद के लिए तो हम लोग जानते हैं कि यदि शून्यकों का योग रहेगा अल्फा प्लस बीटा तो ऋण b/a होता है द्विघात बहुपद के लिए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे त्रिघात बहुपद के लिए देखिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए दिया गया है। ये दोनों फार्मूले, यह नियम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग कर पाएंगे। यदि त्रिघात बहुपद है तो इस प्रकार से, ठीक है। आप यहाँ पे गुणांकों का तुलना कर लीजिए। यहाँ पे a जो यहाँ पे x रहेगा, जो भी चर है, यहाँ पर घात जो 3 रहेगा उसका गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे x² गुणांक b है, x का गुणांक c है, और इस प्रकार से d रहेगा, ठीक है। यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो जब भी आप तीनों यहाँ पे ना तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो ऋण b/a आना चाहिए, ठीक है। ऋण चिन्ह भी आना चाहिए, b जो है x² का गुणांक आना चाहिए, और बटा a जो x पर घन का गुणांक है ये आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, जो यहाँ पे x का गुणांक है, और बटा जो ये x पर घन है उसका गुणांक होना चाहिए। और वहीं तीनों का यदि तीनों शून्यकों का गुणा कर दें तो ऋण d/c आना चाहिए, है ना। ऋण का चिन्ह भी रहे और d जो अचर पद है आपका वह रहे, और यहाँ पे बट्टे में क्या रहना चाहिए? जो x है x पर घन का जो भी गुणांक है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। तो पहले चलिए हम लोग ना इस बहुपद को नोट करते हैं, और पहले हम लोग ना तीनों को यहाँ पर हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि ये तीनों शून्य हैं कि नहीं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, x के स्थान पर 1/2 यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित करके बहुपद को शून्य करके हम लोग इनको कंफर्म कर ले रहे हैं कि ये तीनों क्या है? शून्य है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, हल करने वाले हम लोग। पहले वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रश्न को पहले एक बार नोट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। जो भी हम लोग को दिया हुआ है 2x पर घन दिया हुआ है प्लस x² ऋण 5x दिया हुआ है और प्लस 2 दिया हुआ है, और इसके साथ जो 3 संख्याएं दी गई उनको भी हम नोट करते हैं। 1/2 को दिया गया है, 1 दिया गया है, और यहाँ पे ऋण 2 दिया गया है ना। तो पहले इस बहुपद को ना हम लोग px बराबर मान लेते हैं, ठीक है। माना हम लिख देते हैं यहाँ पे, माना px बराबर पॉलिनोमियल x इसमें चर है, ठीक है, और इसको नोट कर दीजिए। ये 2x पे 3 घात प्लस x² ऋण 5x और प्लस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे px को हमने नोट कर दिया इस बहुपद को, है ना। अब यहाँ पे x के स्थान पर लिख देते हैं x बराबर, यहाँ पे एक बार 1/2 प्रतिस्थापित कर देते हैं। x बराबर 1/2 लिख देते हैं। प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, 1/2 प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो p 1/2 का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे गुणते 1 यहाँ पे x के स्थान पर जहाँ पर x दिख रहा है यहाँ पर ना, तो यहाँ पे 1/2 प्रतिस्थापित कर दीजिए। इस पर कुल कितना घात? 3 घात प्लस 1/2 पर यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है, वर्ग है। ऋण 5 गुणते x का मान 1/2 है तो 1/2 हो गया और प्लस 2 हो गया। अब बस इसको आपको हल कर लेना है, तो p 1/2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 गुणते यहाँ पर घन अंश पर भी आएगा, हर पर भी आएगा, तो 1 का घन करेंगे ना तभी भी आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। 1 का 3 बार गुणा करेंगे तभी 1 ही मिलेगा। लेकिन जो हर है यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना आपको 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे अंश का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, हर का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए ऋण अंश में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 का 1 गुणा कर देंगे, 5 बटा यहाँ पे 2 आपको प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्लस 2 हो गया। चलिए इसको यहाँ पर अंश और हर विभाजित हो रहा है ना, चलिए जगह थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए हम इस पर भी हल कर लेते हैं इसको, और डायरेक्ट हम मान लिखते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पर है ना, अंश और हर में से यहाँ से 2 विभाजित है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ पर 1/4 आपको बचेगा। ठीक है, यह है ना, अंश और हर क्या है, यहाँ पे 2 से विभाजित है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौका 8, तो 1/4 धन यहाँ पे 1/4 तो पहले से ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 5/2 हो गया और प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, 1/4 धन 1/4 धन 2, क्योंकि ये देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक पद है, ये भी धनात्मक है, लेकिन ये ऋणात्मक पद है ना, ऋण 5/2, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 और देखिए 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे ना तो 2/4 आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग से लेकर ही जोड़ कर दिखाते हैं आपको। देखिए 1/4 को साथ में ले लेते हैं, प्लस 1/4 को और धन 2 को हमने साथ में ले लिया, और ऋण यहाँ पे 5/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ना हम इसको बटा 1 कर देते हैं और यहाँ पे लसा ले लेते हैं, तो यहाँ पे लसा लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा आपको लसा। ठीक है, इन 3 पदों में ऋण 5/2 को हम लोग इसी प्रकार से रहने देते हैं, है ना, तो यहाँ पे हर में भाग दे देंगे, 4 से 4 विभाजित हो जाएगा, एक बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 ही आ जाएगा धन। यहाँ पर भी 4 में है ना, इस 4 से यहाँ पे जो भी लसा रहता है उसमें भाग देते हैं तो विभाजित कर देगा पूरी तरह से, तो 1 आएगा आपको भागफल, भागफल का इसमें अंश में गुणा कर देंगे तो 1 कम 1 ही हो जाएगा धन। यहाँ पे ना 4 में 1 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा। ठीक है, और 4 का यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे, 4 दूना आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 5 8 में आप 1 जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा, 9 1 10, तो 10 आपको 4 मिला। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 5/2 है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो अंश और हर ना यहाँ पे ये 2 से विभाजित है, अंश और हर। ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, 2 को हमने 2 5 10, यहाँ पे 2 दूना 4, तो यहाँ पर ये भी 5/2, यहाँ पे ऋण ये 5/2, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको हल कर दिया। ठीक है, ये अब जो भी संख्याएं दी गई थी यहाँ पे अंश और हर में 2 से विभाजित था, तो इसको हमने 1/4 कर दिया और प्लस 1/4 लिखा प्लस 2, बस इसको हमने हल कर दिया। ऋण 5/2 को इसी प्रकार से रहने दिया। ठीक है, इस तरह से हमने नोट किया, जो भी धनात्मक तीनों पद था इसको हमने जोड़ लिया। ठीक है, तो ये भी 5/2 ही आया। ठीक है, हल करने पर ये भी हम लोग का कितना 5/2 आया था, 5/2 आया था, और धन 5/2 और ऋण 5/2 ये घट कर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देखा ना हमने कि P 1/2 का मान कितना हो गया, ये हम लोग को शून्य निकल कर आ गया, है ना, मतलब ये जो भी बहुपद लिखा गया है उसका एक शून्य के 1/2 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना चर के स्थान पर जो भी x का वैल्यू था 1/2 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये पूरे बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। जो भी यहाँ पर x के मान ना यहाँ पे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद को शून्य कर देंगे, वो शून्यक होंगे, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 1/2 क्या है, शून्यक है। ठीक है, चलिए इसको घेर देते हैं, हम लोग लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी बहुपद में क्या प्रतिस्थापित कर लें, 1 प्रतिस्थापित कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं x बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो अब हो जाएगा P 1 का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर चर आपको दिख रहा है x का वैल्यू वहाँ पर 1 हम लोग प्रतिस्थापित करने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणते 1 पर कुल कितना घात, 3 घात, प्लस 1 पर 2 घात, और ऋण 5, और यहाँ पे x के स्थान पर 1 रखना है हमें। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2। चलिए तो P 1 का वैल्यू आपको निकल कर आएगा, यहाँ पर 1 का घन है, मतलब 1 का आप 3 बार गुणा कर देंगे ना, 1 गुणते 1 गुणते 1, तभी 1 ही आएगा। 1 का 2 में गुणा कर देंगे तभी आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का वर्ग दिया गया है, प्लस 1 का वर्ग है ना, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तभी आपको 1 ही मिलेगा। और चलिए यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 5 में 1 का गुणा कर देंगे तभी भी आपको ऋण 5 ही मिलेगा, और धन 2। अब चलिए धनात्मक संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, P 1 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ देंगे, ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो धन देखिए ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक था, इन तीनों को जोड़ लिया गया तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे ऋण 5 पहले से ही है, धन 5 और ऋण 5 आपस में घट कर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं P 1 का भी वैल्यू हम लोग को क्या निकल कर आ गया, शून्य, मतलब यहाँ पर x के स्थान पर हम लोगों ने 1 प्रतिस्थापित कर दिया, x के स्थान पर इस बहुपद में, त्रिघात बहुपद में x के स्थान पर 1 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तभी भी क्या हो गया, हम लोग को हल करने पर शून्य आ गया। तो मतलब ये इस बहुपद का ना एक भी एक शून्य बना। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 2 को हम लोग को चेक करना है। ठीक है, अब चलिए x बराबर हम लोग ऋण 2 है। ठीक है, x बराबर ऋण 2 हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करके हल कर लिया जाए। ठीक है, तो जो भी हम लोग का बहुपद था हम लोग लिख देते हैं P, और x के स्थान पर इस बार हम लोग ऋण 2 प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, और बहुपद हम लोग का यही था, है ना, यही हम लोग का बहुपद 2x पे घन है, तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं 2, और x के स्थान पर हम लोग ऋण 2 प्रतिस्थापित करने वाले हैं, तो ऋण 2 पे यहाँ पे घन हो गया, प्लस x का स्क्वायर है ना, तो x के स्थान पर हमें ऋण 2 लिखना है, अब इस पर वर्ग हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ऋण है 5 है, और यहाँ पे कोष्टक में x है। ठीक, तो x के स्थान पर हमें यही ऋण 2 प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, 5x था, ऋण 5x, तो यहाँ पे x के स्थान पर हमने ऋण 2 प्रतिस्थापित कर दिया,
और प्लस यहाँ पे 2 था। ठीक है, हमने सब कुछ यहीं देखिए यही सेम बहुपद हमने नोट किया, यही सेम बहुपद, लेकिन हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर यक्स था यहाँ पर यक्स था, तो वहाँ पर हम लोगों ने ऋण 2 प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए इन सबको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो p ऋण 2 हो गया। यहाँ पे देखिए यह 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ना ऋणात्मक संख्या, इसका आप घन करेंगे ना तो आपको हमेशा एक घन करेंगे ना तो ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी। देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ऋण 2 पर घन है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ऋण 2 गुणते ऋण 2 गुणते ऋण 2, 3 बार ऋण 2 का गुणा, ऋण में ऋण का गुणा करते हैं धनात्मक संख्या हो जाएगी, और फिर धन का ऋण में करेंगे तो एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाए 8 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 पहले से भी है। ठीक है, यह तो ऋण 8 आएगा, ऋण 2 का घन का मतलब आपको यहाँ पे ऋण 8 आएगा, तो ऋण 8 का यदि 2 में गुणा कर देंगे तब यहाँ पे यह धनात्मक संख्या है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक ऋणात्मक गुणा की ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी, और 8 दूना आपको यहाँ पे 16 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है ना, ऋण 2 का वर्ग, यहाँ पे ऋण 2 का वर्ग करने का मतलब हुआ ऋण 2 का 2 बार गुणा। ठीक है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा के यदि आप ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा आपको धनात्मक संख्या मिलेगी, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक संख्या हो जाएगा, 2 दूना 4 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको धन 4। ठीक है, यहाँ पे धन 4 मिला। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा हो गया कि धनात्मक संख्या हो जाएगी, 5 दूना 10 हो गया और धन 2 हो गया। ठीक है, बस इसको आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं p ऋण 2। ठीक है, धनात्मक संख्याओं को एक साथ नोट करते हैं। देखिए चलिए, तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या एक ही है तो ऋण 16 को हमने इसी प्रकार से नोट कर लिया। अब चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, 10 में 4 जोड़ देंगे 14, क्योंकि ये तीनों पद धनात्मक है, 10 4 14, 2 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे धन 16, ऋण 16 धन 16, यह क्या हो गया घटकर आपस में 0 हो गया। तो p ऋण 2 का मान आपको कितना निकल कर आ गया, 0 आ गया ना। तो ये अभी इस बहुपद का शून्यक बना, हम लोग लिख देते हैं त्रिघात बहुपद जो हम लोग का है, त्रिघात बहुपद जो हम लोग का था 2 यक्स पर घन प्लस यक्स स्क्वायर ऋण 5 यक्स प्लस 2 के शून्यक। कौन कौन शून्य किया था, 1/2 कामा 1 भी किया था, और यहाँ पे ऋण 2 है, और ये सत्यापित हो चुका है ना, क्योंकि हमने रख कर आपको दिखाया भी कि यहाँ पर जो भी हम लोग का त्रिघात बहुपद था उसमें हमने 1/2 भी प्रतिस्थापित किया तभी 0 आ गया है ना। जो प्रतिस्थापित करने पर शून्य कर देगा बहुपद को उसे कह देंगे बहुपद का शून्यक। अतः हमने लिख दिया कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद जो भी था के शून्यक 1/2 और 1 और ऋण 2 हैं। ठीक है, जो तीनों संख्याएँ दी गई थी वो तीनों संख्याएँ क्या है, इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब हम लोग ना गुणांकों जो भी हम लोग का शून्यक है और उसके गुणांकों के बीच हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, उनके बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो चलिए हम लोग बहुपद जो त्रिघात बहुपद है उसको एक बार यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं। ठीक है, जो कि है आपका 2 यक्स पर घन है और प्लस यक्स स्क्वायर है और ऋण 5 यक्स है और प्लस 2 है। ठीक है, यही हम लोग का त्रिघात बहुपद है। और देखिए यहाँ पर ना इसको हम लोग अल्फा बीटा गामा लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं के शून्यक। ठीक है, अल्फा बीटा गामा करके लिख देते हैं, अल्फा बराबर यहाँ पे है ना, मतलब एक यहाँ पे जो तीनों शून्यक है अल्फा बीटा गामा करके लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग एक बार तीनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा करके हम लोग लिख देते हैं। अल्फा का मान हम लोग इसमें से किसी को भी आप मान लीजिए, इसमें से किसी को मान लेंगे, और लेकिन जो मान लेंगे आप ना उसको लिख दीजिए है ना, किसको आप अल्फा मानें किसको बीटा फिर गामा, फिर आप यहाँ पे संबंध दिखा दीजिए। ठीक है, इसको हमने अल्फा मान लिया, चलिए इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं एक को। ठीक है, और यहाँ पे गामा करके यहाँ पे ऋण 2 हमने कर दिया। ठीक है, और इसी का तुलना कर लेते हैं ना, जो भी हम लोग का देखिए जो भी आपका त्रिघात बहुपद है उसके यहाँ पे व्यापक रूप जो होता है ax पर घन प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, इससे तुलना कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप तुलना कर देंगे ना, देखिए x पर घन मतलब यहाँ पे जो x का घन a है ना, तो यहाँ पर x का घन क्या है आपको 2 है, तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक है वो हम लोग का क्या है b, तो b का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक, नहीं 1 है ना, b का गुणांक यहाँ पे 1 ही, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब यक्स का गुणांक जो है आपका c, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स का गुणांक यहाँ पे ऋण 5 चिन्ह के साथ आप लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अचर पद है जो हम लोग का d है वो क्या है 2 है। ठीक है, यह 2 ही है, तो इन सबको हम लोग
यहाँ पे व्यापक रूप से तुलना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे a बराबर आपको क्या मिलेगा 2, ये हमने व्यापक रूप से तुलना कर दिया। यहाँ पे x पर घन का गुणांक, यहाँ पे जो b होगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है 1 है। चलिए आपको c का गुणांक है ना, जो यहाँ पे x का गुणांक क्या है ऋण 5, और अचर पद d आपको क्या है 2 है, ठीक है। अब चलिए हम लोग शून्यकों का योग कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा जो संबंध है उसकी सत्यता की हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या रहता है, हम यहाँ पे एक बार तीनों फार्मूले हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर तीनों शून्यकों को यदि आप जोड़ देना तो यहाँ पे ऋण b बटा a आपको आना चाहिए, और यहीं जब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू जब आप अल्फा करें ना तो यहाँ पे b हो गया ना, तो अब c बटा यहाँ पे a आना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पर तीनों जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों शून्यकों का आप गुणा कर देना तो यह जो अचर पद है ऋण d बटा a आना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि हम लोग को लाना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देना, तो हम लोग को इसको इस प्रकार से दिखाना है, ठीक है। तीनों शून्यकों को यदि हम जोड़ देना तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को जोड़िए तो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। इसको जोड़ना है प्लस यहाँ पे 1 को जोड़ना है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे ऋण 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं, है ना। 1/2 में यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना 3/2 मिलेगा, ठीक है। बाकी चलिए हम शुरू से ही करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 1/2 है, यहाँ पे धन 1 है और यहाँ पे कोष्टक खोल देंगे, धनात्मक ऋणात्मक गुणा हो जाएगा तो ये ऋणात्मक 2 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सबके बटे 1 कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए लसा ले लिया जाए, इन यहाँ पे 2 है 1 है 1 है तो इनका लसा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में 2 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे अंश में तो 1 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे जब 1 से आप यहाँ पे लसन भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 ही मिलेगा। यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 1 से यहाँ पे लसन भाग देंगे तो 2 बार जाएगा भाग, और 2 का फिर 2 में गुणा कर देंगे तो यह आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हल करते हैं, 1 में 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 ऋण 4 और बटा 2 आ गया। बस हम लोग इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक वाली संख्या अधिक है ना, तो यहाँ पे ऋण 1 बटा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। 3 में से आप 4 घटा देंगे तो ऋण 1 मिलेगा, ऋण 1 बटा आपको 2 मिला। और हम लोग को देखिए यही लिखना भी है, ठीक है, ऋण b बटा a लिखना था। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह तो होना चाहिए और b का हम लोग का मान क्या था 1 था, तो 1 होना चाहिए, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2 है तो यही आना चाहिए। देख रहे हैं ना कि यही सेम चीज़ आपको आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से करके लिख ले रहे हैं, ऋण का चिन्ह और 1 को भी हमने लिख लिया, और बटा में यहाँ पर हल करने पर हम लोग का ऋण 1/2 आया था ना, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख देते हैं बराबर ऋण का चिन्ह, अब 1 है क्या इस त्रिघात बहुपद के लिए x स्क्वायर का गुणांक है ऋण, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x स्क्वायर का गुणांक हमने लिख दिया, ठीक है। और बटा जो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ देखिए ऋणात्मक चिन्ह भी है और क्या है ऋण b बटा a है, तो ऋण है, ऋण का चिन्ह भी है, और जो b होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, और बटा यहाँ पे जो 2 है वो क्या है x पर घन का गुणांक, x पर घन का गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों हमने शून्यकों को जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करके इनका हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 में आपको गुणा करना है बीटा, मतलब 1 का गुणा करना है, प्लस बीटा का आपको वैल्यू क्या है 1 है, इसका गुणा करना है आपको ऋण 2 में, और प्लस यहाँ पे है ना गामा है, गामा का वैल्यू आपका कितना है ऋण 2 है, और इंटू अल्फ़ा का 1/2 का। अब बस इनको हम लोग हल करके यहाँ पे संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ना 1/2 का जब 1 में गुणा कर देंगे, यहाँ पर हल करते हैं 1/2 का 1 में गुणा कर देंगे तभी भी 1/2 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इसकी वजह से पूरा यह पद क्या हो जाएगा ऋणात्मक ही हो जाएगा, ठीक है। और 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हल करते हैं, देखिए यहाँ पर ऋण 2 है ना, तो यहाँ पर ऋणात्मक की वजह से धनात्मक ऋणात्मक गुणा की ये भी आपको ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी, ठीक है। लेकिन देखिए अंश में भी 2 है, हर में भी 2 है, ये क्या है अंश और हर में विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसको हमने हल कर दिया, 1/2 का यहाँ पे 1 में गुणा कर दिया तो 1/2, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक संख्या है तो एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 ही मिलेगा। और यहाँ पे ऋण 2 था ना, तो यहाँ पे
धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगी और अंश और हर में से 2 विभाजित हो गया, सिर्फ यही आपको मिला। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। 1/2, यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा। चलिए बटा 1 करके हम लोग लसा लेकर हल कर लेते हैं। ठीक है, 2 और 1 का लसा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि कुछ भी लसा में उभयनिष्ठ नहीं रहता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए और इसका गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। 2 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 ही हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा कर देंगे 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 6। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए इसको और हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक राशि अधिक है, विपरीत चिन्ह घटेगा ही, तो आपको ऋण 5 मिलेगा। ऋण 5 बटा यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना क्या है, C बटा ए लिखना है। ठीक है, तो C बटा ए का मतलब वैल्यू क्या आना चाहिए, C हम लोग का ही है, ऋण 5 ही है। ठीक है, और यहाँ पे बटा ए, जो यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है। ठीक है, देखिए ऋण 5 बटा 2 आपको लाना था, आपका अभी यहाँ पे ऋण 5 बटा 2 आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे ऋण 5 बटा 2 हमने इस प्रकार से नोट कर दिया। तो ऋण 5 हम लोग का है क्या, वो x का गुणांक है, हम लोग लिख देते हैं। ये x जो पद है उसका गुणांक है, x का गुणांक, और बटा हर में सबके यही आएगा। ठीक है, हर में सबके आप देखेंगे तो 2 ही आएगा, x पर घन का गुणांक होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को लास्ट करना है, बस तीनों शून्यकों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है, अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा का। ठीक है, तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान कितना ऋण 2 है। गुणा कर देंगे, देखिए ये ऋण है ना, तो पूरा पद ही हम लोग का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, पूरी ऋणात्मक संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हर में 2 है ना, यहाँ पर अंश में 2 है, तो हर में 2 और अंश में 2 क्या हो जाएंगे, आपस में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ऋण 1 मिला। तो यहाँ पर देखिए हमें ना इस प्रकार से चाहिए, ऋण d बटा ए चाहिए, तो ऋण d बटा ए का मतलब ऋण चिन्ह भी हमें चाहिए, और d का मान हम लोग का क्या था, इस बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद जो दिया है, यहाँ पे अचर पद क्या है, यहाँ पर हमें 2 चाहिए, d का मान है 2 चाहिए, और a जो है वो हम लोग का क्या है 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसी हम लोग जो यहाँ पर लाए हुए हैं ना ऋण 1, इसको हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। ऋण 2/2 हम लोग इसको लिख ही सकते हैं, है ना, ऋण हम लोग इसको 2/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंश और हर में 2 से भाग देंगे तो यह क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लेकिन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण 2 हम लोग का क्या है, ये अचर पद है, लिख देते हैं अचर पद, और जो यहाँ पे हर में 2 है वो क्या हो जाएगा, x पर घन का गुणांक हो जाएगा। तो जो भी हम लोग को त्रिघात बहुपद दिया गया था, साथ में हम लोग को 3 संख्याएं दी गई थी, और बताना था कि पहले तो चेक करिए कि ये तीनों शून्य है कि नहीं इस त्रिघात बहुपद की। तो हम लोगों ने इसको px के बराबर मान लेंगे जो भी त्रिघात बहुपद था, और x के स्थान पर एक बार हमने 1/2 प्रतिस्थापित कर दिया, तो इस पूरे बहुपद क्या कर दिया, शून्य कर दिया, तो यहाँ पे 1/2 क्या आ गया, इस बहुपद का शून्य हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों शून्यकों को चेक कर लिया। ठीक है, हमें जो भी त्रिघात बहुपद दे दिया गया था ना, उस त्रिघात बहुपद के हमने यहाँ पे लिख दिया कि त्रिघात बहुपद के तीनों क्या हैं, जो तीनों संख्याएं दी गई तीनों शून्यक हैं। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने थे ना, तो हम लोगों ने जो भी तीनों शून्यक दिए गए थे, ठीक है, जो तीनों शून्यक दिए थे उसको हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। ठीक है, एक को अल्फा एक को बीटा एक को गामा मान लेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो भी आपको त्रिघात बहुपद दिया रहेगा ना, आप उसको ना जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ax पर घन प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इससे आप तुलना कर लेंगे, और यहाँ पे a का वैल्यू आप निकाल देंगे, फिर b का, फिर c का, इस तरह से d का वैल्यू। अब एक बार क्या करेंगे, आप तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे, तीनों शून्यकों को हमने जोड़ा ना, तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे। जोड़ कर ना आप देखिए इसको इस प्रकार से आप बना लीजिए कि ऋण b बटा a लिख सकें। ठीक है, ऋण का चिन्ह भी लिख सकें और b भी लिख सकें और बटा a भी लिख सके, है ना। जो b हो जाएगा वो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, जो a रहेगा x पर घन का गुणांक रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ठीक है, और गामा इंटू अल्फा करके हमने इसको भी हल कर दिया, जो भी है। अब इसको हम लोग को बनाना था ना, c बटा a बनाना था, इसको c बटा a हमने बना लिया। ठीक है, अंश में रहना चाहिए x का गुणांक, हर में x पर घन का गुणांक रहना चाहिए। जब तीनों शून्यकों को यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यह होना चाहिए, है ना, यह होना चाहिए ऋण d बटा a, तो ऋणात्मक चिन्ह भी होना चाहिए, d मतलब जो आपका अचर पद है वो होना चाहिए, और हर में क्या होना चाहिए, a पर घन होना चाहिए। तो हमने इस प्रकार से देखिए ऋण 1 आ रहा था ना, तो इसको हमने ऋण को इस यहाँ पे लिख दिया और 2/2 लिख लिया, है ना। 2/2 क्यों लिखा, ताकि हम लोग अचर पद भी लिख पाएँ, और यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है, x पर घन का जो गुणांक है ये हम लोग लिख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में 2 से भाग देंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ऋण का चिन्ह भी हो गया, और यहाँ पे जो 2 है ये हम लोग का अचर पद है, और 2 जो है हम लोग का x पर घन का गुणांक भी है। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। देखिए सेकेंड वाले प्रश्न में जो भी हम लोग को त्रिघात बहुपद दे दिया गया है ना, और उसको हम लोग नोट करते हैं। देखिए यही दिया हुआ है,
एक्स पर घन ऋण 4x² प्लस 5x है और ऋण 2 है, और यहाँ पे 3 शून्य का आपको दे दिया गया है। पहले इनको हम लोग को चेक करना है, 2 है और 1 है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले नोट करते हैं जो दिया हम लोग को। त्रिघात बहुपद दिया हुआ है एक्स पर घन ऋण 4x² प्लस 5x और ऋण 2 दिया हुआ है, ठीक है। साथ साथ हम लोग को जो शून्य चेक करने के लिए दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, माना जो त्रिघात बहुपद है उसको हम लोग px के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल x इसमें चर है, ठीक है, यही है। एक्स पर घन ऋण 4x² प्लस 5x और ऋण 2 हो गया, ठीक है। अब एक बार हम लोग x के स्थान पर क्या 2 प्रतिस्थापित कर देते हैं, मान नहीं लिख देते हैं x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर 2 प्रतिस्थापित करने पर यह क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x बराबर यदि हम लोग 2 प्रतिस्थापित कर दें तो ये पूरे बहुपद को शून्य कर देगा, तो हो जाएगा शून्य, ठीक है। इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर P2 जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर 2 प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो हम लिखते हैं 2 पर यहाँ पे घन हो जाएगा ऋण 4, 2 पर वर्ग प्लस 5 और x के स्थान पर फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और ऋण 2। बस इसको हल करते हैं। P2 का मान यहाँ पे 2 पर घन है ना, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 8। चलिए 2 का यहाँ पे वर्ग है ना, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या रहेगी, ये 8 है। यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे तो यह 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 4 गुणा कर दिया जाएगा तो यहाँ पे 4 चौका 16, ठीक है। 4 में 4 गुणा कर देंगे 16 रहेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे ऋण 2 हो गया, ठीक है। धनात्मक संख्याओं को साथ में जोड़ लेते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को साथ में। यहाँ पे P2 का वैल्यू आपको निकल कर आ गया। देखिए धनात्मक संख्याओं को हम लोग जोड़, यहाँ पे 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10 रहेगा, ठीक है। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब धनात्मक संख्याओं को साथ में जोड़ लेते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 यह धनात्मक है और यहाँ पर 8 धनात्मक है, 10 और 8 हो जाएगा 18। और यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को ऋण 16 को ऋण 2 को जोड़ देंगे तो यह भी हो जाएगा ऋण 18। धन 18 और ऋण 18 मिलकर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 हो गया। तो इस बहुपद का ना यहाँ पे x बराबर 2 क्या हो जाएगा, एक शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बहुपद में x के स्थान पर ना 2 प्रतिस्थापित करने पर पूरा बहुपद को क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अब x बराबर हम लोग क्या 1 प्रतिस्थापित कर लेते हैं। x बराबर हम लोग लिख देते हैं 1 प्रतिस्थापित करने पर, x बराबर हम लोग 1 प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो P 1 हो जाएगा, 1 पर घन, ठीक है। यहाँ पे x जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर 1 रखना है, तो 1 पर घन ऋण 4 हो जाएगा, 1 पर वर्ग प्लस 5 1 हो जाएगा यहाँ पे और ऋण 2। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। P 1 है, 1 पर 1 का घन करेंगे, 1 का कितनाओं बार गुणा करेंगे तभी 1 ही मिलेगा आपको ऋण। यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तभी 1 ही मिलेगा, फिर 4 का 1 गुणा कर देंगे 4 ही मिलेगा। यहाँ पे 5 में 1 का गुणा कर दिया जाएगा तभी 5 ही मिलेगा और यहाँ पे ऋण 2 हो गया P 1, ठीक है। अब यहाँ पे धनात्मक संख्याओं को साथ में जोड़ते हैं, यह धनात्मक है और यह धनात्मक है, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 धनात्मक हो गए। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक 4 है और ऋण 2 है, ये आपस में जुड़ जाएगा, ऋणात्मक आपस में जुड़ जाएगा, ये ऋण 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, घटकर 0 हो जाएगा। तो P 1 का वैल्यू आपको कितना निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया, है ना। तो यहाँ पर 2 बार हम लोग को 1 रख कर चेक करना था, 2 बार 1 रखना है तो एक ही बार 1 प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 ही है। तो दोनों क्या है, यहाँ पर 1 2 बार है, ठीक है, ये दोनों शून्य है और यहाँ पर 2 भी क्या है, इस बहुपद का शून्य है। हम लोग लिख देते हैं जो बहुपद है हम लोग का, बहुपद x पर घन ऋण 4x² प्लस 5x ऋण 2 के 3 या तीनों लिखते थे, तीनों शून्य कौन कौन है, 2, 1 है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। तो जो भी हम लोग का बहुपद है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जो बहुपद है लिख देते हैं यहाँ पे, बहुपद x पर घन ऋण 4x² प्लस 5x ऋण 2 के शून्य, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं ना, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ पे शून्यकों का योग शून्य का गुणनफल दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर यहाँ पे 2,
चलिए बीटा बराबर भी हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है, यही है बीटा बराबर 1, और यहाँ पे गामा बराबर 1 हो गया, ठीक है। और इसका हम लोग तुलना कर लेते हैं, व्यापक रूप जो होता है इससे, देखिए ए एक्स पर घन प्लस बी एक्स पर वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इस व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का मतलब ए का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 हो गया। चलिए बी का मान आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये चिन्ह के साथ लीजिए, ऋण 4 हो जाएगा, ऋण 4 हो गया। चलिए सी का वैल्यू यही धन 5 है, और साथ साथ डी का वैल्यू क्या है, चिन्ह के साथ लीजिए, यहाँ पे ऋण 2 है, यहाँ पे ऋण 2, क्योंकि देखिए अब पूरा धनात्मक होता है ना, तो जो भी इसका चिन्ह है चिन्ह के साथ आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ए का मान 1, बी का मान ऋण 4, सी का मान 5 और डी का मान आपको ऋण 2 निकल कर आ गया। अब शून्यकों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, लिख देते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 3 3 1, यह 4 हो गया। तो देखिए अब इसको हम लोग को लिखना किस प्रकार से, शून्यकों का योगफल इसी प्रकार से लिखना है ना, ऋण बी बटा ए हम लोग को लिखना है। तो ऋण का चिन्ह भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए। देखिए इसको किस प्रकार से लिखना है, देखिए हम लोग का यही बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद यही है, ए एक्स पर घन ऋण 4x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे ऋण 2 है, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग को कितना, ऋण बी बटा ए मिलना चाहिए। ऋण बी बटा ए का मतलब हुआ ऋण का चिन्ह भी हो जाए, और बी का वैल्यू हम लोग का क्या है, यही है, ऋण 4 है, ऋण 4 है बी का वैल्यू, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है, जो हर में 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग को ना, देखिए हम लोगों ने तो 4 लाया है सिंपली, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, है ना। देखिए क्योंकि ऋण का ऋण में चिन्ह में गुणा हो जाएगा तभी यह धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और 4 में 1 से भाग देंगे तभी 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो 4 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से ऋण, और कोष्टक में हमने ऋण 4 लिख दिया और बटा 1 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण, और ऋण 4 का मतलब यही हुआ, यही ऋण 4 का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का रहेगा गुणांक, ठीक है, हमने इस प्रकार से लिख लिया। और बटा 1 क्या है, यह है एक्स पर घन का गुणांक, ठीक है। हमने देखिए 4 था, लेकिन हमने इसको इस प्रकार से बना लिया ना कि यहाँ पे ऋण का चिन्ह भी रहे, ठीक है। देखिए ऋण बी बटा 1 जैसा हमने बना लिया, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ऋण का चिन्ह भी आ गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी मिल गया आपको। एक्स स्क्वायर गुणांक यही था, ऋण 4 था, ऋण 4 मिल गया, और हर में क्या मिल गया आपको, एक्स पर घन का गुणांक मिल गया जो कि 1 है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल तो हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 2 में 1 का गुणा करना है, हमें 2 में 1 का गुणा कर देंगे, प्लस 1 में 1 का गुणा करना है, बीटा इंटू गामा लेना है, तो 1 में गुणा करना है 1 का, प्लस यहाँ पे 1 में गुणा करना है आपको 2 का, ठीक है, क्योंकि गामा इंटू अल्फ़ा करना था। चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पदों को देखिए, 2 में 1 का गुणा कर दिया 2 ही मिलेगा, 1 में 1 का गुणा कर देंगे यहाँ पे 1 ही मिला, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही मिलेगा। सबको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो गया। तो इसको हम लोग को कैसा लिखना रहता है, सी बटा ए करके लिखना रहता है। तो देखिए सी का वैल्यू आपका 5 है और ए का वैल्यू 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 5 बटा 1 ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 को हम लोग क्या 5 बटा 1 लिख सकते हैं ना। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी जो है वो क्या है, यक्स का गुणांक लिख देते हैं, यक्स का गुणांक, और हर में हम लोग लिख देते हैं यक्स पर घन का गुणांक, ठीक है। यही शून्य को और गुणांकों के बीच में हम लोग संबंध की सत्यता की हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम लोग के क्या करना है, तीनों शून्यकों का गुणनफल करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणते 1 गुणते 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहता है ऋण, यहाँ पे डी जो रहता है इसको लिखना रहता है, और यहाँ पे हर में इसको लिखना रहता है, ठीक है। तो देखिए इसी को 2 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ऋण चिन्ह भी हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बाहर ऋण भी चाहिए होता है और अंदर ऋण 2 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, और बटा इसको हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अभी ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो धनात्मक संख्या मिल जाएगी, और 2 में 1 से भाग देंगे तो आपको 2 ही मिल जाएगा। कभी हम लोग ना इसको देखिए, अल्फा इंटू बीटा
इंटू गामा बराबर हम लोग को ऋण डी बटा ए लिखना रहता है, ठीक है। तो हमने ऐसा इसको बना दिया, 2 ही था लेकिन हमने इसको ऐसा कर दिया ऋण यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ऑटोमेटिक एकदम आएगा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, है ना। देखिए ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, 2 बटा 1 मतलब 2 ही हो जाएगा। लेकिन हमने देखिए 2 था, इसको इस प्रकार से हमने लिख दिया ताकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह भी आ गया। और जो ऋण 2 क्या है, ऋण 2 हम लोग का यही है, बहुपद का ऋण 2 क्या है, अचर पद है, और बटा में यहाँ पे 1 क्या है, यक्स पर घन का यहाँ पे गुणांक है। हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ऋण 2 क्या है हम लोग का, अचर पद, अचर पद बटा 1 क्या है हम लोग का, यक्स पर घन का गुणांक है। तो इस प्रकार से हमने शून्य को, देखिए जो भी हम लोग को त्रिघात बहुपद दिया गया था उसके साथ 3 संख्याएं दी गई थी, और हमें बताना था कि यहाँ पर बताइए कि ये तीनों शून्य है कि नहीं, पहले ये सत्यापन कीजिए, ठीक है। तो पहले हमने सत्यापन कर दिया, है ना। इसको पी एक्स के बराबर बहुपद को मान लेंगे, और यहाँ पे एक्स के स्थान पर बारी बारी से 2 1 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेम ही था, तो इसको हम लोगों ने एक ही बार कर दिया, है ना। एक बार 2 हमने एक्स के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये क्या कर दिया, पूरे बहुपद को शून्य कर दिया। तो ये 2 क्या हो गया, बहुपद का शून्य बना। अब यहाँ पे जो भी हम लोग का बहुपद था उसको हमने बहुपद के स्थान पर यहाँ पे 1 प्रतिस्थापित कर दिया, 1 प्रतिस्थापित कर दिया, तो यह भी शून्य कर दिया, तो यह भी बहुपद का शून्य होगा, मतलब यहाँ पे दोनों शून्य होंगे। तो हमने लिख दिया कि बहुपद जो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है कि तीनों शून्य यहाँ पे 2 1 1 हैं। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करना था, तो हमने बहुपद त्रिघात बहुपद लिखा कि शून्य यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 1 को मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ इसको लिख देंगे, है ना। यहाँ पे तुलना कर लेंगे, ए एक्स पर घन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसे तुलना करेंगे। तो ए का यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स पर घन का गुणांक ए जो रहेगा उसका मान 1 मिला, बी का मान ऋण 4 मिला, सी का मान यहाँ पे 5 मिला, और डी का मान ऋण 2 मिला, ठीक है। इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, इसको लिख लेंगे, तभी आपको अच्छा से पता चल जाएगा कि हम लोग को लाना क्या है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे शून्यों का यहाँ पे योग कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 4 था ना, तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि ऋण बी बटा ए हमें लाना है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह होना चाहिए और यह होना चाहिए, ऋण 4 आना चाहिए और बटा में 1 आना चाहिए। तो यहीं 4 को हम लोगों ने इस प्रकार से बना लिया कि यहाँ पर अंश में ऋणात्मक भी चिन्ह रहे, ऋण 4 भी रहे और बटा 1 भी रहे, ठीक है। आप देखेंगे कि मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यही सेम चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने इसको इस प्रकार से लिख दिया है कि ऋण बी बटा ए आए, ठीक है। ऋण का चिन्ह भी रहे और ऋण 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और हर में जो एक्स पर घन का गुणांक आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने इन तीनों का यहाँ पर हमने अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा भी यहाँ पे सत्यापित करके दिखा दिया, और तीनों का यहाँ पे शून्यकों को गुणनफल यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद था उसके यहाँ पे देखिए शून्यकों और यहाँ पे उसके गुणांकों में ही संबंध था, है ना। तीनों का यहाँ पे जब गुणा कर दिया गया तीनों शून्यकों का, तो ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ पे अचर पद बटा यहाँ पे एक्स पर घन का गुणांक आ गया। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, यहाँ पे 2 दे दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 2 को यहाँ पे साथ लेकर गुणनफल करने का योग, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का योगफल यहाँ पे दे दिया गया है ऋण 7, और साथ साथ तीनों शून्यकों का गुणनफल आपको ना ऋण 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी मदद से आपको त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, ठीक है। इसको हम लोग ना पहले नोट करते हैं, चलिए लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को देखिए, हम लोग लिख देते हैं पहले। हम लोग दिया है, लिख देते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद के शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान आपको दिया था 2 दिया हुआ है। शून्यकों का योग तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया ना 2 शून्यकों को, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं पूरा बात। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, वो इसकी बात कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ये हमें दे दिया गया था ऋण 7 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दे दिया गया था तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देते हैं हम एक बार, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
जो कि आपको दिया था ना, ऋण 14 दिया हुआ था, है ना। तो अब इसकी मदद से आपको ना यहाँ पर हम लोग को त्रिघात बहुपद लिखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पर जो हमें पीछे दिया गया था, देखिए यहाँ पे हमें दे दिया गया था। तो यहाँ पर हमें दे दिया गया था ना, द्विघात बहुपद के लिए दिया था कि a² + bx + c ऐसा रहेगा ना। तो यदि अल्फ़ा बीटा ना, यदि कोई आपको द्विघात बहुपद दे दे, यदि उसके सिर्फ 2 शून्य दिए रहे हो ना, तो उसका हम लोग किस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करते थे। देखिए a² + bx + c किस तरह से ज्ञात करते थे, के कोष्टक में x² ऋण अल्फ़ा + बीटा रहता था इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रहता था। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर बस आपको द्विघात बहुपद के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद के लिए दिया हुआ है, ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए तो दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एडवांस है, तो इसके लिए हम लोग को स्वयं ही ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए 2 बहुपद था तो अल्फ़ा, देखिए के दिया हुआ था, के जहाँ पर एक अचर रहता था, और कोष्टक में x - अल्फ़ा, कोष्टक में x - बीटा करके, यदि अल्फ़ा बीटा शून्य के रहते थे तो यहाँ पे के x - अल्फ़ा और x - बीटा। अब यहीं पर हम लोग को क्या x - गामा भी करना पड़ेगा और उसको हल करके हम लोग को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करके लाते हैं उसको। चलिए देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे ax पर घन प्लस bx, ठीक है, स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। इसके लिए हम लोग यदि यहाँ पे कोई इस प्रकार से त्रिघात बहुपद है, उसके 3 शून्य हमें अल्फ़ा बीटा गामा प्राप्त है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, के x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा, ठीक है, करके हम लोग ज्ञात करेंगे। जहाँ पर के क्या है, एक अचर है, ठीक है। पहले हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। पहले ना इन दोनों को हम लोग साथ में लेकर हल कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे इन दोनों को लेकर हल करेंगे ना, तो x का x में गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से होता है। जो यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 पद हैं, दोनों पदों का यहाँ पे गुणा कर देंगे। पहले x का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर ऋण अल्फ़ा का क्या कर देंगे, दोनों पदों में गुणा कर देंगे। चलिए तो गुणा करते हैं। x का x में गुणा कर दिया जाएगा तो x² हो जाएगा। x का x में गुणा कर दिया गया तो x² हो गया। x का यहाँ पर ऋण बीटा में करेंगे तो ऋण बीटा इंटू x हो जाएगा। चिन्हों का ध्यान रखते हुए करेंगे, ठीक है। तो x का हमने दोनों पदों में यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। अब ऋण अल्फ़ा का इन दोनों पदों में गुणा करते हैं, ठीक है। तो ऋण अल्फ़ा का इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण अल्फ़ा इंटू x हो जाएगा, ठीक है। पहले चिन्हों का ध्यान रखेंगे, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर यहाँ पे धनात्मक एक संख्या प्राप्त होगी, अल्फ़ा इंटू बीटा प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का तो आपस में गुणा कर दिया। अभी देखिए x - अल्फ़ा का x - गामा है, ठीक है। x - गामा गुणा करना बाकी है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग करते हैं, यहाँ से हल करते हैं इसको। के है, के तो रहेगा। चलिए यहाँ पर x का जब इन तीनों पदों में गुणा कर देंगे तब क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग x का गुणा कर देते हैं तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पर x पर घन हो जाएगा x में, और यहाँ पर ऋण बीटा x² हो जाएगा। x का इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण अल्फ़ा x² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यह x का इसमें गुणा कर देंगे ना तो प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू x हो गया, ठीक है। x का इन चारों पदों में हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण गामा है ना, तो ऋण गामा का चारों पदों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण गामा का इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण गामा इंटू x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर दिया गया। चलिए दूसरे में गुणा करते हैं तो ऋण तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर दिया गया। और यहाँ पर चिन्हों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे ना, तो यहाँ पे जब ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होगा ना तो यहाँ पर एक आपको धनात्मक संख्या मिलेगा, यहाँ पर एक धनात्मक संख्या मिलेगा, है ना। यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक या धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए धनात्मक था तो इसको ऋणात्मक कर दिया। अब चलिए इसका इस पद में गुणा करते हैं, तो ऋण में ऋण का पहले चिन्ह गुणा कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गामा है ना, तो अल्फ़ा इंटू गामा हो गया और इंटू x भी रहेगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम नोट करते हैं आगे, के हो गया। अब देखिए घातों घटते क्रम वाले को हम लोग नोट करते हैं। देखिए x पर घन का यही पद है ना, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, x पर घन हो गया, ठीक है। अब देखिए वर्ग वाला एक यह है और यहाँ पर यह भी वर्ग वाला है और यह भी वर्ग वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे ना इन तीनों में से ना ऋण भी चिन्ह उभयनिष्ठ है और साथ साथ x², देखिए x², इसमें भी x², तो ऋण का चिन्ह भी हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं, साथ ही साथ x² भी हमने उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है। तो अब जो भी क्या हो गया, सब धनात्मक ही बचा कोष्टक में। देखिए तो बचेगा क्या, देखिए अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे गामा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऋण x² का अल्फ़ा में गुणा कर देंगे ना तो यह वाला पद मिल जाएगा, ऋण अल्फ़ा x²। अभी ऋण x² का यहाँ पे बीटा में गुणा कर देंगे तो ऋण बीटा x² मिल जाएगा। यहाँ पे ऋण
एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गामा गुणा कर देंगे तो चिन्हों का देखिए चिन्हों चेंज कर देंगे ना, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, और ऋण गामा एक्स स्क्वायर ये वाला पद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल गया। हम लोग को इसको इस प्रकार से बना रहे हैं कि यहाँ पर तीनों का योगफल दिखाई दे आपको, ठीक है, तीनों का योगफल दिखाई दे, साथ साथ अल्फा इंटू बीटा, देखिए योगफल आ गया ना यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, यह धनात्मक में आए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यह आए, ठीक है, ऐसा भी है ऐसा भी है, ठीक है। तो ये वाला तो मिल गया। अब देखिए अब इन तीनों पदों को देखिए यहाँ पे जो यक्स एक घात वाला गुणांक है, ठीक है, यह और यह देखेंगे आप इन तीनों में ना, तो यक्स उभयनिष्ठ है, यक्स यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन तीनों पदों में यक्स है ना, तो यक्स को उभयनिष्ठ कर लेते हैं, प्लस यक्स हमने उभयनिष्ठ कर लिया। तो देखिए कोष्टक में बचा क्या, तो अल्फा इंटू बीटा बचा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बचा हुआ है, बीटा इंटू गामा देख रहे हैं ना, प्लस बीटा इंटू गामा बचा, ठीक है, और यहाँ से गामा इंटू अल्फा है ना, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, गामा और क्या बचा हुआ है, गामा और अल्फा है, इसमें कोष्टक बंद कर देते हैं, एक्स को हमने उभयनिष्ठ ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे बचा क्या, जो यहाँ पे ऋण अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बचा हुआ है, ठीक है, कोष्टक बंद कर देते हैं। तो यही होता है त्रिघात बहुपद के लिए व्यापक रूप। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है। अब देखिए ए एक्स पर घन प्लस बी, ठीक है, बी रहेगा इस तरह से स्मॉल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, के हो जाएगा कोष्टक में यक्स पर घन, ठीक है, ऋण यक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आप चाहें तो पहले इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, बाद में एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, चलिए इसको इसी प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और कोष्ट यहाँ पे बाहरी एक्स हो जाएगा, और प्लस नहीं प्लस नहीं है, ऋणात्मक है, ठीक है, ऋण है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कोष्टक हमने बंद कर दिया। और यहाँ पर हम नीचे लिख भी देते हैं, जहाँ जो के है वो क्या है, अचर है, अचर रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग आगे हल करते हैं, ठीक है, के हो गया, यक्स पर घन हो गया, और देखिए ऋण हो गया, और पहले इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम लोग को 2 दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू आपको 2 दिया था, तो 2 हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस अब इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा का, इसका वैल्यू आपको ऋण 7 दिया हुआ है, ऋण 7 दे देते हैं। चलिए तो इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू हमने ऋण 7 प्रतिस्थापित कर दिया, इंटू एक्स हो गया, ठीक है, और ऋण का चिन्ह रहेगा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू आपको दे दिया गया था ऋण 14, तो यहाँ पे ऋण 14 लिखते हैं, कोष्टक के साथ लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं के यक्स पर घन ऋण 2x स्क्वायर, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगी ऋण 7x, ठीक है, और ऋण का ऋण में गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगी, धन यहाँ पे आपको यहाँ पे 14 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर के रहता है, द्विघात बहुपद में हम लोग ज्ञात करना सीखे हुए हैं, यदि हर में कोई संख्या रहती तो इसको हम लोग उस प्रकार से मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या मान लेंगे, के बराबर 1, माना हम लोग लिख देते हैं, माना हम लोग लिख देते हैं के बराबर 1 हम लोग मान लेते हैं, तो क्या हम लोग का बहुपद हो जाएगा यक्स पर घन, देखिए यहाँ पर इसको हम नोट कर देते हैं, ए एक्स पर घन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यह आपको आया है यक्स पर घन ऋण 2x स्क्वायर ऋण 7x और धन 14 निकल कर आ गया, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः अभीष्ट त्रिघात रहेगा, त्रिघात बहुपद यक्स पर घन ऋण 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 14 प्राप्त हुआ। तो यही था, हम लोग को दे दिया गया था त्रिघात बहुपद प्राप्त करना था, शून्यकों का योग हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 दे दिया गया था, और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू ऋण 7 दिया हुआ था, तीनों शून्यकों का गुणनफल हमें दे दिया गया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ऋण 14 दे दिया गया था। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें नहीं ज्ञात था, है ना, यहाँ पर बुक पे तो दिया नहीं था, इसके लिए हमने पहले इसका निगमन कर दिया है ना, कि त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसके लिए किस प्रकार से त्रिघात, यदि यहाँ पे ना त्रिघात बहुपदों का शून्यक हमें ज्ञात हो, ठीक है, उनका योगफल गुणनफल, यहाँ पे 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग हमें ज्ञात हो, तो हम लोग कैसे त्रिघात बहुपद प्राप्त करते। तो इसके लिए हमने ना पहले त्रिघात बहुपद के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला निकाला कि यदि हमें त्रिघात बहुपद के तीनों शून्य ज्ञात हो ना, तो हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने यह
गुणनखंड के माध्यम से अब जैसे करके हमने दिखाया आपको, ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद का निकाला जाता है, जैसे त्रिघात बहुपद का, उसी प्रकार से हमने निकाल कर आपको दिखाया। तो यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए यदि आपको ना बहुपद के यहाँ पे 3 शून्यक प्राप्त हो, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के ज्ञात करना चाहते हैं तो यह आपको याद होना चाहिए कि कोष्टक में यक्स पर घन ऋण यक्स स्क्वायर तीनों शून्यकों का योग और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा है ना, यह याद होना चाहिए, इंटू यक्स और ऋण अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और के जो रहता है वो अचर रहता है। यदि हर में कोई संख्या आ जाती तो उसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं और हर से सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर में कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने सिंपली के बराबर 1 मान लिया, ठीक है। और जिस प्रकार से आपको जिस प्रकार से हमने निकाला उसको हमने कर भी आपको दिखाया। अतः अभिष्ट त्रिघात बहुपद हमने लिख दिया, एक्स पर घन ऋण 2x स्क्वायर ऋण 7x प्लस 14 प्राप्त हुआ। इस तरह से यह प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, यदि बहुपद यक्स पर घन ऋण 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 के शून्यक, यहाँ पे दिया हुआ है 1 हमें दे दिया गया है ना, ए ऋण बी दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है और एक दिया हुआ है ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए यदि हम लोग ना तीनों शून्यकों को जोड़ दें, हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिघात बहुपद रहता है तो शून्यकों का यहाँ पे शून्यक में और उसके गुणांकों के बीच हम लोग संबंध स्थापित करना हम लोग जानते हैं, वहीं से हम लोग इसको ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहले जो दिया हुआ उसको नोट करते हैं, हम बताते हैं इसको। देखिए हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को, पहले हमें जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे बहुपद जो हमें दे दिया गया है यक्स पर घन है ऋण 3x स्क्वायर है और प्लस यक्स प्लस 1 है, के यहाँ पर आपको दिया हुआ है शून्यक, आपको एक दिया हुआ है और ए ऋण बी दिया हुआ है, एक ए दे दिया गया है, एक आपको ए प्लस बी हम लोग लिख देते हैं दिया है। हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, उसी संबंध का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे तीनों जो शून्यक दे दिए गए हैं ना उनको जोड़ देना, देखिए यदि हम लोग जोड़ देंगे ना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऋण भी और यहाँ पे धन भी घट कर 0 हो जाएगा, सिर्फ ए का पद रहेगा, ठीक है। तो उसका हम लोग देखिए शून्यकों का जब हम लोग योग करते हैं तो क्या आता है, ऋण बी बटा ए आता है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग का ए का मान निकल जाएगा आसानी से। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे जो भी बहुपद है इसका हम लोग तुलना कर लेते हैं ना, लिख देते हैं बहुपद यक्स पर घन ऋण 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का जो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax पर घन प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से लिखते हैं हम लोग तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब यह शून्यक लिखा हुआ है ना, तो यह चीज़ अलग है। अब इसको ये नहीं ए बी इसमें का समझेंगे, है ना, यह अलग है और यह अलग है, यह आपको शून्यक दिया हुआ है, यह इसके गुणांक हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुलना कर देंगे तो यहाँ पर यक्स पर घन का गुणांक है क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ए का मान यहाँ पे 1 निकल कर आ गया, ठीक है। ये गुणांक हम बता रहे हैं अब, ठीक है, यह अलग है, ठीक है। हम यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, यक्स का स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ऋण 3 निकल कर आ जाएगा, जो बी है, बी का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ऋण 3 है। चलिए अब यहाँ पे सी क्या है, सी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का गुणांक यहाँ पे 1 है और डी का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 1, ठीक है, जो अचर पद है आपका, ठीक है। तो यह हो गया, आपको यह पता है कि यदि तीनों शून्यकों को जोड़ दिया जाता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो ऋण आपको क्या आता है, बी बटा ए आता है और साथ साथ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू क्या आता है, सी बटा ए आता है। साथ ही साथ यदि तीनों का आप ना गुणा कर दे तीनों शून्यकों का, ठीक है, आपस में, तो ऋण आता है डी बटा ए आता है, ठीक है। यह तो हम लोग को इतना तो याद है। यदि इस प्रकार से रहता है, कोई भी हम लोग के पास त्रिघात बहुपद है तो उसके यहाँ पे शून्यकों का योग, मतलब यहाँ पे शून्यकों के उसके शून्य त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में यही संबंध होता है, ठीक है। तो यह तो हम लोग को याद है। तो देखिए यदि हम लोग जो हम लोग का यहाँ पे त्रिघात बहुपद यह दिया गया है ना, इसके तीनों शून्यकों को यदि हम लोग जोड़ देना तो ऋण बी बटा ए होना चाहिए, मतलब ऋण का चिन्ह और बी जो यहाँ पर यह है और बटा 1 यह तो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम इसका वैल्यू भी लिख देते हैं, ऋण बी बटा ए यहाँ पे इस बहुपद के लिए आपका है क्या, ऋण का चिन्ह हो गया और बी का मान आपका कितना है, ऋण 3 है, ठीक है, और बटा क्या है, ए का मान आपका क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक संख्या मिल जाएगी, 3 बटा 1 का मतलब 3 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है,
इसी बहुपद के लिए, ठीक है, इस बहुपद के लिए शून्यकों का योग यह आ रहा है और हमें 3 शून्य किस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है, यही ना 3 शून्य का आपको दिया हुआ है। तो चलिए इन तीनों शून्यकों को हम लोग जोड़ते हैं और जो कि हम लोगों ने देखिए इसका पहले से हम लोगों ने वैल्यू 3 निकाल दिया है, हम यहीं से निकल जाएगा आपका, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल दिया, 3 निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे तीनों शून्य का आपको दूसरा वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे a ऋण b, ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं हम लोग, a ऋण b प्लस यहाँ पे a है प्लस यहाँ पे a प्लस b है, इसका वैल्यू हम लोगों ने पहले से ही निकाल दिया, कितना 3 निकाल दिया हुआ है, ठीक है। बस इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे कोष्टक खोल देते हैं, a ऋण b हो जाएगा प्लस a, यहाँ पे a प्लस b बराबर 3। देखिए ऋण भी है और धन भी है, यह विभाजित होकर आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण भी धन भी 0 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 1a 2a 3a, तो यहाँ पे 3a बराबर यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 गुणे में भागा भेज देते हैं, a बराबर हो जाएगा 3/3। तो a का वैल्यू आपको कितना निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया, ठीक है। तो a का मान तो हम लोगों ने हमने निकाल कर आपको दिखा दिया, a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। देखिए और यहाँ से हम लोग देखिए इसका हम लोग बदल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ऋण d बटा a, तो ऋण का चिन्ह भी रहेगा, d हम लोग का क्या है, एक ही तो है, d का वैल्यू इस त्रिघात बहुपद के लिए क्या है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हम लोग रखते हैं और यहाँ पे जो यक्ष पर घन जो a है, यक्ष पर घन का गुणांक क्या है, 1 है। तो इसका हल करेंगे तो आपको कुल कितना निकल कर आ गया, ऋण 1 निकल कर आ गया। तो अभी इसका भी हम लोग मदद लेते हैं, लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम लोगों ने, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, यह हम लोगों ने क्या निकाला, ऋण 1 निकाला, ठीक है। और यहाँ पे तीनों शून्य का आप मान रखिए, ठीक है, तीनों शून्य का आपने क्या दिया हुआ है प्रश्न में, a ऋण b दिया हुआ है और बीटा का मान आपको दे दिया गया है, मतलब दूसरा शून्य का आपको दे दिया गया है, a दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है, ठीक है, बराबर इसी को हमने हल कर दिया, तीनों शून्यकों का गुणा कर दिया ना, तो यही आपको मिलना चाहिए, ऋण d बटा a मिलना चाहिए, जिसका वैल्यू हम लोगों ने पहले से ही हल करके ऋण 1 निकाल दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब हम ना देखिए a का मान तो 1 हम लोग पहले ही निकाल दिए हुए हैं, तो a का जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर 1 प्रतिस्थापित कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्रतिस्थापित कर देंगे तो 1 ऋण b हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे गुणते 1 है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, 1 का गुणा है, यहाँ पे a का मान 1 निकाल देंगे, धन b बराबर ऋण 1। अब चलिए यहाँ से 1 हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, 1 ऋण b है और गुणे में है a धन b है बराबर ऋण 1 हो गया। तो देख रहे हैं कि एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस b, तो ऐसा रहता है तो क्या हो जाता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा a का वर्ग और ऋण हो जाएगा b का वर्ग, यहाँ पे b का वर्ग हमने लिख दिया बराबर ऋण 1। अब चलिए यहाँ पर इसको हम लोग और हल करते हैं, देखिए 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऋण b स्क्वायर है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, धन b स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बराबर की इधर ऋण 1 है, बराबर की इधर पक्षांतर कर देते हैं, धन 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण b स्क्वायर है, बराबर को उधर पक्षांतर कर दिए, धन b स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक 1 था, बराबर की इधर कर दिया, धन 1 हो गया, यह ऋण b स्क्वायर था, बराबर 1 उधर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे b का हम लोग का वैल्यू ही निकालना है, इसीलिए हमने उसके बराबर को उधर कर दिया, साथ साथ धनात्मक भी हो गया, ठीक है, ऋण को उधर गया, धनात्मक हो गया। अब देखिए 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे b पर वर्ग हो गया, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, दोनों राशि आपस में बराबर है, सीधा करके लिखते हैं, b स्क्वायर बराबर आपको 2 निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो b का मान आपको निकल कर आ गया, धनात्मक ऋणात्मक दोनों रहेगा, करणी में आपको b निकल कर आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर b का मान यहाँ पे प्लस माइनस करणी में 2 निकल कर आ गया। एक बार हम और बता देते हैं इसको हमने किस प्रकार से कर दिया। देखिए हमें त्रिघात बहुपद दे दिया गया था और उसके साथ ही साथ हमें तीनों शून्यक दे दिए गए थे, है ना, कि एक a ऋण b है और एक a है और एक a प्लस b है, ये हम लोग को दिया हुआ था। और यहाँ पे ना हम लोग को इसका a और b का वैल्यू ज्ञात करना था, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया ना कि यही त्रिघात बहुपद था, इसका हम लोगों ने व्यापक रूप से तुलना करके a b c d का इस तरह से हमने वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे a एक्स पर घन प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स प्लस डी से हमने तुलना कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लोग ना कोई भी त्रिघात बहुपद रहता है तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हम लोग जांच कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी से यहाँ पे तीनों शून्यकों का योग रहेगा, तो क्या होता है ऋण b बटा a होता है, तो ऋण b मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ऋण का चिन्ह
यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक आपको ऋण 3 दिया था, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना था, एक्स पर घन का गुणांक। तो ये हमने इस प्रकार से हल करके इसका वैल्यू हम लोगों ने 3 प्राप्त कर लिया, ठीक है। और इसका नहीं काम लगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इसका नहीं उपयोग हुआ, तो इसको हमने इस प्रकार से रहने दिया। और इसका इस्तेमाल हुआ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा का, इसका ऋण डी बटा ए, तो ऋण और डी का वैल्यू आपको दे दिया गया था, यहाँ अचर पद 1 था, ठीक है, और बटा ए एक्स पर घन का गुणांक, तो यहाँ पर यह भी 1 था, ये दोनों 1 था, तो यहाँ पे 1 में x भाग देंगे तो यहाँ पे ऋण 1 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब देखिए शून्यकों का जब हमने योग कर दिया, इसी त्रिघात बहुपद के लिए बात किया था, यही तीनों शून्यक हमें यहीं दे दिया गया था, तो तीनों शून्यकों को हमने जोड़ा, ठीक है, जोड़ा, तो इसको हम योग हम लोगों ने पहले ही ज्ञात कर लिया था कि कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों शून्यकों को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे ऋण भी और धन भी घटकर 0 हो गया, 3 बार मिला 3 ही हो गया, और 3 यहाँ पर गुणा में हमने 3 गुणा में था, भागा में भेज दिया, ठीक है, 3/3 हो गया, ए का वैल्यू आपको 1 निकल कर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने शून्यकों के योग की मदद से यहाँ पे हम लोग का ए का वैल्यू 1 निकल कर आ गया। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल का मदद हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल हमने पहले ही ज्ञात कर लिया, कितना आना चाहिए, ऋण 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग को शून्यक दे दिए गए थे, तीनों शून्यक, उनका हमने आपस में गुणा कर दिया, ठीक है, इसका वैल्यू ऋण 1 आना चाहिए, ठीक है, ऋण 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एक का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, ए का, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ए था यहाँ पर हमने 1 प्रतिस्थापित कर दिया और इसको हमने हल कर लिया, ठीक है, जो कि आपका बी का वैल्यू यही प्लस माइनस करने में 2 निकल कर आ गया। तो हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः ए बराबर 1 तथा बी बराबर प्लस माइनस करने में 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यदि ना यहाँ पे 4 घात का बहुपद दिया हुआ है के 2 शून्यक 2 प्लस यहाँ पे करणी में 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम लोग को जो दो शून्यक दे दिए गए हैं ना, इसके मदद से हम लोग क्या कर दें, पहले यहाँ पे बहुपद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो वह क्या होगा, वो द्विघात बहुपद जो भी रहेगा ना, इस बहुपद का यहाँ पे जो 4 घात का बहुपद है इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ यही इसी के 2 शून्यक हैं, तो इसके 2 शून्यक की मदद से हम जो भी बहुपद निकालेंगे ना, यहाँ पर क्या होगा, इस बहुपद का जो 4 घात का बहुपद रहेगा, ये 2 घात का बहुपद निकल कर आएगा, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, तो इससे हम लोग भाग दे देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक हम लोग को भागफल जो आएगा हम लोग को वो 2 घात का बहुपद आएगा, और फिर हम लोग को उसका गुणनखंड कर देंगे, तो आसानी से हम लोग 2 शून्यक और प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 2 शून्यक दे दिया गया है, ताकि आप इससे ना द्विघात बहुपद ज्ञात कर पाएँ, ताकि इसमें भाग दे पाएँ, ठीक है। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसको एक बार नोट करते हैं। हल हम लोग करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, एक बार हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। दिया है हम लोग को बहुपद हमें दे दिया गया है ना, यक्स पर 4 घात है, ऋण 6 यक्स पर 3 घात है, ऋण 26 यक्स स्क्वायर प्लस 138 है, यक्स ऋण यहाँ पे 35 है, के 2 शून्यक हम लोग को दे दिया गया 2 प्लस माइनस करने में 3 है, ठीक है, इतना हम लोग को दिया हुआ है। तो इन दोनों के इस जो भी हम लोग को यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस करने में 3, एक हो जाएगा 2 ऋण करने में 3, ठीक है। इसके मदद से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पहले द्विघात बहुपद ज्ञात कर ले रहे हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। द्विघात बहुपद जब रहेगा 2 शून्य ज्ञात हो, 2 शून्य ज्ञात हो, ठीक है। तो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, एक बार शून्यकों का आप योग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 शून्यक हम लोग को यही है, दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए, 2 प्लस करने में 3 है और एक को लिख लीजिए 2 ऋण करने में 3 है, ठीक है। यही आपको 2 शून्यक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग हम लोग लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल, ठीक है। अल्फा प्लस जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस यहाँ पे करने में 3 हो जाएगा और प्लस 2 ऋण यहाँ पे करने में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोष्टक हम लोग खोल देते हैं, 2 प्लस करने में 3 हो जाएगा और प्लस 2 ऋण यहाँ पे करने में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो धन करने में 3 ऋण करने में 3 घट के क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, ठीक है। धन करने में 3 ऋण करने में 3 घट के 0, 2 और 2 हमको लोग को 4 मिला, ठीक है। शून्यकों का योग हम लोग को यह मिला। चलिए शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल यह क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग को 2 प्लस यहाँ पे करने में 3 एक लिख लेते हैं और इसी को गुणे में, ठीक है, यही है
2 ऋण करने में 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ऋण बी है, तो ए का वर्ग मतलब यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग ऋण, यहाँ पे जो करने में 3 संख्या है इसका वर्ग, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, करने में 3 का वर्ग करेंगे, करनी समाप्त हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 घटेगा, 1 हो गया, ठीक है। तो शून्यकों का हम लोग को योगफल ही 4 निकल कर आया, गुणनफल यहाँ पे 1 निकल कर आ गया। तो हम लोग लिख देते हैं द्विघात बहुपद कैसे हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपको निकल कर आता है के कोष्टक में एक्स स्क्वायर ऋण यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग रहता है इंटू एक्स और धन रहता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। जहाँ लिख देते हैं के जो रहता है हम लोग का वो अचर रहता है, ठीक है। इसको आपको याद होना चाहिए, तभी आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर पाएंगे। के रहेगा कोष्टक में एक्स स्क्वायर ऋण अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए बस यहाँ पे प्रतिस्थापित करके हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जो द्विघात बहुपद है के बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऋण अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, शून्यकों का योग हमने यही 4 ही प्राप्त किया हुआ है, ठीक है, इंटू एक्स रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू हम लोगों ने 1 प्राप्त किया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 1 रख देते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पे के बराबर देखिए हर में कुछ आ नहीं रहा है ना, तो माना यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, माना के बराबर 1 मान लेते हैं, के बराबर 1। तो यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर कोष्टक हम लोग खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऋण 4 में एक्स से गुणा हो जाएगा, 4x मिलेगा और धन 1 मिला, ठीक है। यही आपको द्विघात बहुपद मिला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अतः हम लोग लिख देते हैं अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण 4x प्लस 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। यह तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी 2 शून्य दिए गए थे उनके शून्यकों की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे द्विघात बहुपद यहाँ पे प्राप्त हमने कर लिया, ठीक है। और यह ना जो यहाँ पे 4 घात का आपको बहुपद दिया हुआ है ना, इसका एक गुणनखंड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके ही शून्यकों की मदद से हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया हुआ है। तो चलिए इस 4 घात वाले बहुपद में ना हम लोग इस द्विघात बहुपद से भाग दे लेते हैं, ठीक है, और वह दूसरा द्विघात बहुपद हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इसी से हम लोग को भाग देना है, एक्स स्क्वायर ऋण 4x प्लस 1 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को भाग देना है, एक्स पर 4 घात है, ऋण 6x पर घन है, ऋण 26 एक्स स्क्वायर प्लस 135 नहीं 138 है, एक्स ऋण 35, ठीक है। चलिए हम लोग भाग देते हैं, तो यहाँ पे एक्स पे 4 घात है, एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और भाग दे दीजिए, हमेशा देखिए घातों घटते क्रम में लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए पहले पद को विभाजित करने का प्रयास कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पढ़ा, यदि एक्स स्क्वायर बार पढ़ेंगे तभी आपको एक्स पर 4 घात आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के यहाँ पे जितने पद रहेंगे सब में गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर पर भाग ले जा रहे हैं, पहले पद को ध्यान देते हुए हमने एक्स स्क्वायर पर भाग ले गए, तो अब एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे, यहाँ पे जितने पद हैं उनमें सब में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे, चिन्हों का ध्यान रखेंगे, धनात्मक ऋणात्मक एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, यहाँ पे 4 एक्स पर 3 घात मिल जाएगा, ठीक है, 4 तो रहेगा ही, और एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स पर 3 घात, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा कर देंगे तो आपको प्लस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। चलिए जोड़ घटा लेते हैं, अब पहले चिन्ह धनात्मक था, अब ये ऋणात्मक हो गया, पहले ऋणात्मक था, अब ये धनात्मक था, तो अब ऋणात्मक, यह घटकर आपको 0 हो गया, ठीक है, यह तो घटकर 0 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ऋणात्मक है, यह धनात्मक है, तो विपरीत चिन्ह है ना, घटेगा, और ऋणात्मक वाले राशि अधिक है तो ऋणात्मक ही बचेगा, ऋण 2 एक्स पर घन बचा, ठीक है, यही बचा, क्योंकि ये ऋणात्मक अधिक था तो विपरीत चिन्ह घट गया। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं यह भी ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है, अब दोनों राशि ऋणात्मक हो गया ना, तो दोनों जुड़ जाएगा आपस में, एक्स स्क्वायर का पद है, समान पदों को जोड़े घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स पर 3 घात है तो एक्स पर 3 वाला यह भी पद है, तो ये आपस में जोड़े घटेंगे, यहाँ पे एक्स पे 4 घात था तो यह भी 4 घात है, तभी यह जुड़ घट रहा है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़े घटाएंगे, तो यहाँ पे ना यह ऋण 27 एक्स स्क्वायर बना और प्लस 138 एक्स ऋण 35। चलिए अब यहाँ पर पहले पद को ध्यान देते हुए ना, अब देखिए हमें चाहिए एक ना ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या है, तो पहले तो ऋण पर भाग ले जाएंगे ताकि यहाँ पे ऋणात्मक हमें प्राप्त हो, और संख्या इसमें 2 नहीं है तो 2 भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से आप भाग दे रहे हैं तो एक्स पर 3 घात चाहिए तो एक्स बार ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का आप गुणा कर देंगे ना, तो अब यहीं आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए ऋणात्मक और धनात्मक का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, और 2 का यहाँ पे 1 है, 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो एक्स पर आपको 3 घात मिल जाएगा, पहला पद मिल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहला पद किसी तरह से विभाजित हो, ठीक है, जितना बार विभाग ले जाएँ, ठीक है। अब ऋण 2 एक्स का यहाँ पे तीनों पदों में गुणा कर देंगे, तो पहले पद में तो हमने गुणा कर दिया, दूसरे पद में गुणा कर देंगे, ऋणात्मक या धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा,
ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, और x का x में गुणा कर देंगे x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 2x का 1 में गुणा कर देंगे तो आपको ऋण 2x ही मिलेगा। चलिए घटा लेते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो गया, यह धनात्मक है तो ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है तो अब ये धनात्मक हो गया। ठीक है, अब ये घटकर 0 हो गया, यह वाला पद घट के 0 हो गया, ये ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, ऋणात्मक आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, वो भी ऋण 25 ये एक्स स्क्वायर, अब ये भी धनात्मक है, इसी में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी धनात्मक है ना, यह धनात्मक हो गया है, 2 इसी में जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 140, धन 140 हो गया यक्स, और ऋण यहाँ पे 35। अब हम लोग कितना बार देखिए, एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही, लेकिन हमें ऋणात्मक भी चाहिए, ऋण 25 भी चाहिए, तो यहाँ पे ऋण 25 बार आप भाग ले जाइए। ठीक है, ताकि ऋण 25 का एक्स स्क्वायर गुणा कर दे तो यह भी ऋण 25 एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हो। ठीक है, अब ऋण 25 का इसमें भी गुणा कर देंगे, ऋणात्मक गुणा होगा, एक धनात्मक ही संख्या आपको मिलेगी। यहाँ पर जोड़ने में गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पे 27 में यहाँ पे जोड़ देंगे, 35 आएगा ना, यहाँ पे 35 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग को 35 बार भाग ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती आ रहा था, है ना, यहाँ पे 35 में यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा कर देंगे, ऋण 35 एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे ऋण 35 का यहाँ पे गुणा कर देंगे ना, तो ऋणात्मक धनात्मक संख्या हमें मिलेगी, और यहाँ पे 4 का यहाँ पे 35 में गुणा कर देंगे, 4 5 20 को 0, 2 हासिल लगेगा, 4 3 12 13 14 140 आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा यक्स भी रहेगा। अब ऋण 35 का इसमें गुणा कर देंगे, धनात्मक और ऋणात्मक मिल जाएगा आपको ऋणात्मक। ठीक है, और 35 का एक गुणा कर देंगे 35। चलिए अब देखिए, यह ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक, यह ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक, तो यह ऋणात्मक यह धनात्मक घटकर सब 0 हो जाएगा। देखिए, धन 140x और यहाँ पे ऋण 140x, ये भी घट के 0 हो गया। अब यहाँ पे ऋण 35 और धन 35 से अभी घट कर क्या हो गया, 0 हो गया। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से लिख देते हैं हम लोग, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या रखते हैं, कोई भी हम लोग के पास बहुपद रहता है तो उसका हम लोग भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो भाज्य क्या था जिसको आप विभाजित कर रहे थे, तो यही था, x पे 4 घात था, ऋण 6x पर घन, ऋण 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 x ऋण 35, और भाजक क्या था, एक्स स्क्वायर ऋण 4x और प्लस 1 था, इसी से आप भाग दे रहे थे। भागफल क्या है आपको, एक्स स्क्वायर ऋण 2x और आपको ऋण 35 निकल कर आ गया। ठीक है, और शेषफल क्या है, 0 है तो उसको रहने देते हैं। तो देख रहे हैं ना आपके यहाँ पे शेषफल जो भी हम लोगों ने जो 2 शून्य दिया था उसके मदद से जो भी हम लोगों ने द्विघात बहुपद निकाला था ना, यहाँ पे 4 घात वाले बहुपद में हमने भाग दे दिया, शेषफल क्या कर दिया, 100% शून्य करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो मतलब कहीं कहीं गलती की है आप, है ना, तो यहाँ पे शून्य कर दिया। तो यहाँ पे इसका आप देखिए गुणनखंड के रूप में तो हो गया, ये जो द्विघात बहुपद था इसका तो गुणनखंड मतलब इसके तो शून्य हम लोग को पहले ही दिया था, बस इसका ज्ञात कर लीजिए आप। ठीक है, इसी का ज्ञात करके आप 2 शून्य ज्ञात कर लीजिए, इसके यहाँ पे द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके, इसी का हमें गुणनखंड करना है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, माना px बराबर हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर ऋण 2x और ऋण 35, इसका तो गुणनखंड करके यहाँ पे इसी का 2 शून्य दिया था, इसका हम लोगों ने इसकी मदद से यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात किया था और भाग दिया था, तो हमें भागफल ये मिला था, है ना, और शेषफल 0 हो गया था, तो यह इसका एक गुणनखंड था, यह भी था, तो हम लोग को इसी का करना है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने px बराबर मान लिया। पहले इसको हम लोग मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके इसका हम लोग गुणनखंड कर ले रहे हैं। हम नोट करते हैं यहाँ पे px बराबर, अब देखिए हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का यहाँ पे पहले और अंतिम पद का आपस में गुणा करते हैं, है ना, गुणनखंड करने के लिए। चलिए यहाँ से करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ऋण 35 में आप गुणा कर देंगे तो आपको ऋण 35 एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब इसी का आप गुणनखंड करना रहता है कि जोड़ने घटाने पर यहाँ पर मध्य वाला पद मिले। ठीक है, जोड़ने पर, है ना, तो यहाँ पर ना देख रहे हैं ना कि यहाँ पे देखिए यह धनात्मक राशि, ये ऋणात्मक राशि है, तो यह जो हम लोग को मध्य पद चाहिए ना, यह भी धनात्मक ऋणात्मक चाहिए, चारों धनात्मक हो, है ना, 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक, है ना, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक, इस प्रकार से होना चाहिए। तो मध्य वाला पद ना धनात्मक और ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी हम लोग देखिए ये ऋणात्मक राशि है तो हम ऋणात्मक वाली राशि को अधिक लेंगे। ठीक है, तो देखिए 35 हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 7 में यदि 5 का गुणा करते हैं तब आप लोग 35 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और 35 में जब आप 1 का गुणा कर दें तब 35 आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं 2 तरीकों से आप 35 प्राप्त कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है ना, तो इसी जगह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस ऋणात्मक वाली संख्या को हम लोग अधिक रख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऋण 7x कर दे रहे हैं, ऋण 7x, और इसमें यहाँ पर धन 5x जोड़ेंगे तो आपको ऋण 2x मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि ऋणात्मक वाली राशि अधिक है। देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो भी 2 संख्या हमने लिया उनको यदि हम लोग जोड़ देना तो मध्य वाला पद मिलना चाहिए।
ठीक है। और साथ यहाँ पे गुणा कर दें ऋण 7x का और 5x का, तो धनात्मक ऋणात्मक गुणा हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगी, 7 5 35 मिलेगा और x² मिलेगा, ठीक है। यह जो मिलेगा पहले और अंतिम पद का गुणनफल मिलेगा और साथ साथ उन दोनों पदों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे मध्य वाला पद मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण 2x के स्थान पर हम लोग को इसी को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x², यहाँ पे ऋण 7x और धन 5x और ऋण यहाँ पे 35, ठीक है। बस इसको हम लोग गुणनखंड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे px बराबर इन दोनों पदों में से जो उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो x उभयनिष्ठ तो x ऋण 7, इन दोनों पदों में से हमने x उभयनिष्ठ ले लिया है ना। अब यहाँ पे इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, इन दोनों पदों में से 5 उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हम लोग प्लस 5 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ 5 7 35 ऋण 7 बचा। तो यहाँ पर हम पहले 4 पद था, अब 2 पद हो गया, दोनों पदों में से यहाँ पे देख रहे हैं जो कोष्टक है x ऋण 7 उभयनिष्ठ है ना। यदि आप सही किए रहेंगे तो दोनों कोष्टक सेम मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं px बराबर x ऋण 7 हम लोगों ने उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ पे x + 5 बचा, ठीक है। x ऋण 7 हमने उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ पे x और यहाँ पे +5 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख देते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद के आपके पास गुणनखंड रहते हैं उसको क्या करना रहता है, 0 के बराबर करना रहता है। तो px बराबर आपको क्या करना रहता है, 0 करना रहता है। तो px के यही गुणनखंड है x ऋण 7 और x + 5 है, इन दोनों को हम लोग बारी बारी से 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जब इसको x ऋण 7 बराबर 0, तो x का वैल्यू आपको क्या निकल कर आ जाएगा, धन 7, ठीक है। और जब हम लोग लिखते हैं जब x + 5 को 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू आपको कितना, धन 5 बराबर उधर पद शांत कर देंगे, ऋण 5 निकल कर आ जाएगा। तो शेष 2 शून्य का आपको यही निकल कर आ गए। अब देखिए इसका तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं x² ऋण 4x धन 1, ठीक है। यहाँ पर इसका जब हमने गुणनखंड कर दिया तो यहाँ पे देखिए इस गुणनखंड को देखकर आप आसानी समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे x ऋण 7 था और यहाँ पे x + 5 है, इसका गुणनखंड है ना। यदि यहाँ पर इस बहुपद में जो भी यहाँ पे 4 घात का बहुपद है, यहाँ पर ना x के स्थान पर 7 आप प्रतिस्थापित कर देंगे तो पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो ये शून्य मिला हम लोग को, यहाँ पे दूसरा शून्य के मिला, ठीक है। देखिए हम लोग को इसी प्रकार से दिया था, एक हमें 4 घात का बहुपद दे दिया गया था, साथ साथ 2 शून्य दे दिया गया था, 2 शून्य हमें ज्ञात करना था। तो पहले जो भी द्विघात 2 आपको शून्य दे दिए गए थे उस 2 शून्यकों की मदद से हमने पहले द्विघात समीकरण ज्ञात कर दिया। जो भी द्विघात समीकरण हमने ज्ञात कर दिया ना, यहाँ पर यह द्विघात समीकरण हमने ज्ञात कर दिया, यह द्विघात समीकरण जो 4 घात का बहुपद है उसका एक गुणनखंड होगा ही होगा, ठीक। जो 4 घात का बहुपद था इसमें जो हम लोगों ने द्विघात बहुपद प्राप्त किया था उससे हमने भाग दे दिया, तो भागफल हम लोग को यही मिला, तो एक यहाँ से द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और शेषफल आप देख रहे हैं शून्य आ गया, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम से भी हमने इसको लिख कर दिखाया आपको, ठीक है। यही आपका 4 घात का बहुपद था, इससे हमने भाग दे दिया, जिससे आप हमने 2 शून्य पहले दिया था उससे हमने क्या कर दिया, द्विघात बहुपद प्राप्त किया था और उसमें हमने भाग दे दिया, तो यही हम लोग को भागफल निकल कर आया। और शेषफल क्या हो गया, शेषफल शून्य आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गुणनखंड, इसका जो भी दिया हमें द्विघात बहुपद मिला इसका हमने गुणनखंड कर दिया, ठीक है। गुणनखंड कर दिया और गुणनखंड करके उसको बारी बारी से रैखिक बहुपद आपको मिल जाएगा, उसको 0 के बराबर करेंगे आपको शून्य मिल जाएगा, शून्य मिल गया। यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे बहुपद दिया था px के बराबर हमने मान लिया, हल किया, गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे शून्य प्राप्त करने के लिए ना कोई भी आपके पास बहुपद रहे उसको 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले द्विघात था तो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसके लिए हमने पहले इसका गुणनखंड कर लिया, पहले गुणनखंड कर दिया, रैखिक हो गया। अब इसको 0 के बराबर करके आसानी से हम लोगों ने 2 शून्य प्राप्त कर लिए, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लोग नीचे लिख भी देते हैं, अतः बहुपद के 2 तो पहले से ज्ञात था, बहुपद के 2 अन्य शून्यक x बराबर हम लोग लिख देते हैं 7, ऋण 5 प्राप्त हुए, ठीक है। यही अन्य 2 शून्य तो हम लोग को पहले से ही दे दिया गया था, एक 2 प्लस करणी में थे, 2 प्लस करणी में 3 था और एक 2 ऋण करणी में 3 था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का चौथा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया गया ना, यदि एक 4 घात का बहुपद दिया है को एक अन्य बहुपद, यहाँ पे द्विघात बहुपद है, इसमें k भी है, से भाग दिया जाए और यहाँ पे शेषफल दिया x + a आता हो तो k तथा a का मान ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। तो हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को दे दिया गया है ना कि यह बहुपद है 4 घात का, यहाँ पे 2 घात का बहुपद से भाग देने पर शेषफल ये आता है। तो चलिए हम भी भाग देकर देख लें क्या आता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं, हम लोग 5वां वाले प्रश्न को लिखते हैं। हमें दिया है ना, दिया है हम लोग को ना बहुपद, यहाँ से हम लोग नोट करते हैं, बहुपद x पे 4 घात है,
ऋण 6x पर 3 घात है प्लस 16x² ऋण 25 है x प्लस 10 को बहुपद यहाँ पे दिया हुआ कि x² ऋण 2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। तो चलिए हम भाग देते हैं। यहाँ पे x² ऋण 2x है प्लस k है, इससे भाग देना है हम लोग को x पे 4 घात ऋण 6x पर घन है प्लस यहाँ पे 16x² ऋण यहाँ पे 25 था x प्लस 10 है। तो हमेशा पहले ही पद को ध्यान में रखकर यहाँ पे भाग देंगे हम लोग। तो यहाँ पे x² है, x पे 4 घात हमें चाहिए, तो यहाँ पे x² बार भाग ले जाएंगे ताकि यहाँ पे x पे 4 घात हम लोग को मिले, ताकि पहला पद विभाजित हो जाए। तो x² का यहाँ पर क्या कर देंगे, तीनों पदों में यहाँ पे गुणा कर देंगे। x² का इसमें गुणा कर देंगे पहले पद में, तो x पे 4 घात मिलेगा और यहाँ पर आपको ऋणात्मक मिल जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे 2x पर आपको 3 घात मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो प्लस मिल जाएगा आपको k x²। ठीक है, यही मिला। चलिए हम लोग घटाते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, यह धनात्मक है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है धनात्मक, यह धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये घट कर क्या हो जाएगा 0 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी प्लस हो गया है, 2x पर घन है और यहाँ पे ऋण है। ठीक है, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो ऋणात्मक वाली राशि अधिक है, तो ऋण 4x पर 3 घात यही बचेगा। अब देख रहे हैं x² का पद ये भी है, x² का यह भी पद है, यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 16 ऋण के। ठीक है, देखिए हमने किस प्रकार से लिखा, 16 ऋण के इंटू x²। ठीक है, इन दोनों पदों में से हमने x² उभयनिष्ठ ले लिया। ठीक है, इन दोनों पदों में x² उभयनिष्ठ ले लिया तो 16 ऋण के मिला। ठीक है, और यहाँ पर हम बाकी नोट कर देते हैं, ऋण 25 x और धन 10 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ऋण 4x पर घन है। ठीक है, इसको हमने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे x² तो है ही, देखिए हमें ऋणात्मक संख्या चाहिए ना, तो पहले हम लोग ऋण लिखते हैं, संख्या 4 भी चाहिए तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। ठीक है, और देखिए x² तो हम लोग के पास है, लेकिन यहाँ पे 3 घात है ना, तो एक बार x लिखते हैं। देखिए अब इन दोनों पदों का गुणा कर देंगे ना, तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक मिल जाएगा। यहाँ पे 1 है संख्या, यहाँ पे 4 है, 1 और 4 गुणा में करेंगे तो 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे x है, x² है, आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे तो x पर कुल 3 घात मिल जाएगा, तो पहला पद आपका विभाजित हो जाएगा। तो इसका हमने इसमें गुणा कर देंगे तो आपको ऋण 4x पर घन मिल जाएगा। अब इसका इसमें भी गुणा कर देंगे, यहाँ पे ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक ही संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, और x का x में गुणा कर देंगे, x² हो गया। अब यहाँ पे इसका ना इसमें भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक या धनात्मक है, तो ये आपको ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी, 4 होगा k इंटू x मिला। ठीक है, इसका हमने इस पद में गुणा कर, धनात्मक ऋणात्मक हो गया, k भी हो गया, 4 भी हो गया और x भी हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग घटा लेते हैं, ये ऋणात्मक है तो यह धनात्मक, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो गया, यह घटकर 0 हो गया। ठीक है, ये वाला पद। और देखिए यहाँ पर हम लोग को इसमें से अब 16, यहाँ से हम लोग को ना 8 घटाना है। ठीक है, इस वाले पद में से। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, देखिए प्लस लिख देते हैं हम लोग, और देखिए यहाँ पे 16, देखिए इसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। देखिए 16 ऋण के है और इंटू x² है। ठीक है, अब यहाँ से ऋण 8, हम लोग को ऋण 8 है, ये x²। ठीक है, यहीं घटाना है, x² का पद इसीलिए हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए x² इसमें भी, x² इसमें भी, x² हम लोग उभयनिष्ठ लेते हैं, 16 ऋण के। अब यहाँ पे ऋण 8 बचेगा, अब यहाँ से x² हमने उभयनिष्ठ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये घटेगा ना, यहाँ पे 16 में से 8 घटा देंगे तो धन 8 बचेगा, ऋण के बचेगा इंटू x² बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये है ना 16 धनात्मक था, यह ऋणात्मक था, 8 घट गया, तो 8 ऋण के मिला हम लोग को। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 8 ऋण के इंटू x², यही मिला हम लोग को। और यहाँ पे देखते हैं, यह ऋणात्मक है, यह धनात्मक है। ठीक है, तो इनमें से भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सिंपली x उभयनिष्ठ कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए धन हम लोग लिख देते हैं, और कोष्टक के अंदर यहाँ पर हम लोग ऋण 25 लिख देते हैं। x हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे ऋण 25 हमने लिख दिया, और धन यहाँ पे 4 के, धन यहाँ पे हम लोग 4 के लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना यह धनात्मक राशि थी, 4 के यहाँ पे बाहर हम लोगों ने x उभयनिष्ठ ले लिया। ठीक है, x इसमें से भी उभयनिष्ठ ले लिया, और यहाँ पे इसको देखिए ऋण 25 लिख दिया, इसको हम लोगों ने धन 4 के लिख दिया। ठीक है, और x हो गया, और यहाँ पे प्लस 10 को हम लोग नोट कर देते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर पहले पद को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है। ठीक है, बस यहीं पर ये वाला पद नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लस 8 ऋण के बार हम लोग भाग ले जाते हैं। ठीक है,
ताकि इसका एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो यह पहला पद विभाजित हो जाएगा। तो 8 ऋण के हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग इसमें भी गुणा कर देंगे, ऋण हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कोष्ठक के अंदर 8 ऋण के इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका इस पद में गुणा कर दिया गया और यहाँ पे फिर धनात्मक के हम लोग को मिलेगा क्योंकि दोनों पद धनात्मक है के, और यहाँ पे 8 ऋण के हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। यह धनात्मक है तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है, तो यह धनात्मक है, धनात्मक है तो ऋणात्मक है, यह तो घटकर 0 ही हो जाएगा। चलिए इस वाले एक्स वाले पद को हम लोग हल करते हैं ना। देखिए अब यहाँ पर है ऋण 25 और धन 4 के है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं यक्स, यहाँ पे उभयनिष्ठ हमने ले लिया है, ठीक है। यक्स उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बस अंदर को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ऋण 25 धन 4 के, ऋण 25 धन 4 के हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोष्ठक में हम लोग करते हैं और यहाँ पर देखिए यह धनात्मक हो गया है, यह वाला पद हम लोग का, यह पहले ऋणात्मक था, अब घट के क्या हो गया धनात्मक। तो यहाँ पे 2 का हम लोग दोनों पद में गुणा कर लेते हैं, तो 2 का यहाँ पे 8 में गुणा कर देंगे 16, तो यहाँ पे धन आपको मिल जाएगा 16, ठीक है, 2 का। अब यहाँ पे के में गुणा कर देंगे तो ऋण 2 के, तो यहाँ पर आपको मिला ऋण 2 के, ठीक है। बस हमने यहाँ पे 2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, अब बस हो गया। और बाहर यहाँ पे यक्स है, ठीक है, बस यहाँ से हमने यक्स उभयनिष्ठ ले लिया और यह धनात्मक था तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे दोनों पदों में गुणा कर दिया, यहाँ पे ऋण 25 था और धन 4 के था। चलिए अब बस इसको हम लोग हल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, है ना, 4 के देख रहे हैं, 4 के और यहाँ पे 2 के घटेगा ना, 4 के में से 2 के घटा देंगे तो 2 ही के बचेगा आपका, 2 के बचा। और यहाँ पे ऋण 25 है, यहाँ पे धन 16 है, यहाँ पे धन 16 है और यहाँ पे ऋण 25 है, तो ऋणात्मक वाली राशि अधिक है, यही बचेगा, ऋण आपका 9 बचेगा, ठीक है, इंटू यक्स, तो यही बचा। इसको हम लोग नोट करते हैं, धन 2 के ऋण 9 इंटू आपका यक्स बचा। और चलिए इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए धन 10 है, धन 10 है और यहाँ पे ऋणात्मक ये हो गया ना, ऋण के, और कोष्ठक में चलिए यहाँ पर लिखते हैं ऋण के और कोष्ठक में 8 ऋण के है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 तो रहेगा, ऋण के का यहाँ पे 8 में गुणा कर देंगे, ऋण 8 के हो जाएगा, ठीक है। और ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे, धन हो जाएगा, धन के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले लिखते हैं धनात्मक वाले को, धन के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर और फिर ऋण 8 के और धन 10 को हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से आ गया। तो देखिए शेषफल हम लोग को यह आना चाहिए था, आ गया हम लोग का यह, ठीक है। तो यह दोनों राशि क्या है, आपस में तो बराबर ही है, ठीक। यहाँ पर इन दोनों को हम लोग शेषफलों को आपस में बराबर कर लेते हैं, लिख देते हैं 2 के ऋण 9 है, ठीक है, इंटू यक्स है और प्लस के स्क्वायर ऋण 8 के धन 10, यह बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस नहीं यक्स प्लस ए है, ठीक है, यह नहीं रहेगा। अब चलिए हम लोग ना तुलना कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे यक्स के गुणे में 1 है, लेकिन यक्स के गुणे में यहाँ पर क्या है ना, दोनों सेम ही राशि है ना, दोनों दे दिया, पहले हमें दे दिया गया था कि शेषफल क्या है। यदि आप ना इस 4 घात वाले बहुपद में इस 2 घात वाले बहुपद से आप भाग देंगे ना तो शेषफल यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब हमने भाग देकर हमने देखा 4 घात के बहुपद में 2 घात के बहुपद से हमने भाग दिया ना, तो हम लोग का शेषफल यह कुछ आया, तो दोनों राशि आपस में बराबर ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो यक्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे गुणांक 1 है और यहाँ पे गुणांक ए है, तो यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और जो ए है उसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, जो भी पूरा अचर पद दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा यह ए है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणांक क्या है, यह पूरा है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं दोनों शेषफल समान है या बराबर है, दोनों शेषफल बराबर है, हम लोग लिख देते हैं बराबर है, अतः उनके अचर पद लिखते हैं, अचर पद तथा यक्स के गुणांक का तुलना करने पर हम लोग तुलना कर ले रहे हैं, ठीक है। ये अचर पद ये जो है ए के बराबर होना चाहिए और ये जो है शून्य, यहाँ पे जो यक्स का मान, यक्स का गुणांक 1 है ना, वह इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के ऋण 9, यह किसके बराबर, यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे यक्स का गुणांक हमने लिखा, तो यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 9 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, 2 के हो जाएगा ऋण 9, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 9 हो जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस में हो गया, ठीक है, ऋण में था, बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, धन में हो गया।
चलिए 2 के बराबर यहाँ पे 9 में 1 जोड़ दिया जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणे में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, भागा में हो जाएगा। तो के बराबर आपको मिला 10/2। के का मान आपको मिल गया 5, ठीक है। तो के का वैल्यू आपको मिल गया 5। चलिए अब यहाँ पर ना अब अचर पद का तुलना कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए था ना, ये किसके बराबर, इतना के बराबर। तो पहले ए को ही हम लोग लिखते हैं क्योंकि ए का ही मान निकालना है, ठीक है। ए बराबर यहाँ पर है k² - 8k धन 10 है, ठीक है। यही था जो हम लोगों ने शेषफल का तुलना कर दिया। तो यहाँ पे यक्ष गुणांक में यह था तो यह इसके बराबर हो जाएगा, यक्ष गुणांक में 1 के बराबर। और ये जो पूरा अचर पद आया हुआ है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ए बराबर हमने इसको हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लिया। लेकिन हम लोग के का मान पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, बस के का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। के का मान कितना 5, 5 पर घात 2 हो जाएगा, ऋण 8 गुणते यहाँ पे 5 हो जाएगा, धन 10 हो गया। तो ए बराबर 5 पर 2 घात है मतलब 5 × 5 = 25 हो गया, ठीक है। 8 × 5 = 40 हो गया और धन 10 हो गया। इसको हम लोग हल करते हैं। ए बराबर देखिए यहाँ पे धन 25 है, यहाँ पे 10 है, 25 में 10 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 40 हो गया, ठीक है। अब ऋणात्मक वाली राशि अधिक है, घटा देंगे। 40 में से यहाँ पे 35 घटा देंगे तो 5 ही बचेगा। तो ए का वैल्यू आपको देखिए ऋणात्मक राशि अधिक है, ऋणात्मक ही बचा, ऋण 5 आपको बचा, ठीक है। अतः हम लोग नीचे लिख देते हैं, अतः के बराबर 5 तथा ए बराबर ऋण 5 प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पे एक 4 घात का बहुपद दे दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे उसका ना शेषफल हमें दे दिया गया था। तो हमने भी क्या कर दिया, उसी 4 घात के बहुपद में जो भी द्विघात बहुपद से भाग दिया था ना, तो यहाँ पर हमने भी देकर देखा, ठीक है। तो भाग दे दिया तो हम लोग का शेषफल कुछ और आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों शेषफल क्या है, सेम ही है, एक ही है, बराबर ही है। तभी यहाँ पर हम लोग तुलना करके उसका वैल्यू याद कर पाएंगे के और ए का, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों का यहाँ पे बराबर करके लिख लिया और यहाँ पे यक्ष का गुणांक जो था इसको बराबर कर दिया तो के का वैल्यू हमें निकल गया। और यहाँ पे जो ए था ये पूरा अचर पद था, जो यहाँ पे इसको है ना, जब यक्ष का गुणांक है इसको छोड़ दिया तो यह यक्ष हो गया, यह पूरा ए था, तो इसको हमने ए बराबर इसको पूरा हमने नोट कर लिया, ठीक है। ये बराबर नोट करने के बाद के का वैल्यू हम लोग को निकाल ही चुके थे। अब बस इसका प्रतिस्थापित करके हल कर लिया, कैलकुलेट कर लिया तो ए का वैल्यू हमें ऋण 5 निकल कर आ गया। अतः हमने लिख दिया के बराबर 5 तथा ए बराबर ऋण 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये भी प्रश्न हल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग को प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।